स्टूडेंट्स विंग चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का आपका चैप्टर नंबर 11। तो चलिए इस चैप्टर को समझना शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अगर आप अच्छे से लिखना चाहते हो और बाई चांस एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अगर आपका आ जाए, जो अनुशीलनी होता है, जो एक्सरसाइज होता है, उसके बाहर फिर भी आप कर पाओगे अगर चैप्टर समझ रहे होगे। इसलिए चैप्टर समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए समझते हैं। इसके पहले मैंने चैप्टर आई थिंक 8, 10, 8, 9, 10 ये भी समझा रखा है, तो आप समझ लेना। देखो मैंने हिंदी का क्लास 8 हिंदी प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां से देख लेना। देखो भारत की भाषिक एकता चैप्टर का नाम है। तो देखो चैप्टर यहाँ से शुरू हुआ है कि एक सुंदर सी फूलबारी में जब भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक फूल खिले हुए होते हैं तब देखने वालों को बहुत खुशी मिलती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक फूलबाड़ी यानी कि फूलों का बगीचा या फिर फूलों का बागान जो होता है, गार्डन, ठीक है, फ्लावर गार्डन। तो जहाँ पर बहुत सारे रंग बिरंगे फूल मिलते हैं। तो वहां पर क्या है, अनेक प्रकार के फूल खिले हुए होते हैं, तो देखने में बहुत खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है। इसी प्रकार हमारे देश में, भारत में बहुत ऐसी भाषाएं बोली जाती है। भाषाओं की इस फूलबारी में, तो यहाँ पर जैसे बागीचा में फूल मिलते हैं, वैसे ही हमारे देश की जो विभिन्न भाषाएं हैं उनको फूलबारी से तुलना किया गया है, लेखक ने तुलना किया है। तो फूलबारी में खिले फूल के समान हर एक भाषा का अपना अपना अनोखा रूप, रंग और सुगंध है। यानी कि भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, बहुत सी भाषाएं हैं जिनका अपना एक महत्व है और उनका अलग अलग रूप, रंग और सुगंध है। ठीक है, जैसे फुलबारी में आप घुसोगे तो रूप, रंग और सुगंध दिखेगा, अलग अलग रूप दिखेंगे, अलग अलग कलर के फूल दिखेंगे, रंग के, ठीक है, और उनका महक, सुगंध जो होगा वो भी आप महसूस कर पाओगे। इसी तरह भारत की जो भाषाएं हैं उनको भी लेखक कहते हैं, उनको भी एक अनोखा रूप है, उनका भी एक सुगंध है। जैसे हर एक फूल फुलबारी की सुंदरता में चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। तो फूल में जो अलग अलग फूल होते हैं सभी का अपना महत्व होता है, सभी की जो सुंदरता है वो अलग ही होती है। वैसे ही भारत में रह रही, भारत में बोली जाने वाली भाषाएं जो है, बहुभाषिक संस्कृति जो है, बहुभाषिक यानी कि बहुत सारी अलग अलग भाषाएं, ठीक है, तो इनकी हर एक भाषा से परिपुष्टि मिलती है, यानी कि ये भाषाएं भारत को पूर्ण बनाती है। अगर ये भाषाएं ना रहे तो भारत की जो खूबियां है, भारत जो दिखने में इतना अच्छा लगता है, ठीक है, या फिर भारत को लोग अच्छा कहते हैं, किस लिए? क्योंकि भारत की जो संस्कृति है उसकी वजह से, बहुभाषिक संस्कृति। तो विभिन्न भाषाओं को विभिन्न लोक कथाएं, तो जो विभिन्न अलग अलग भाषाएं हैं भारत में, जैसे आसामीज, बंगाली, हिंदी, ठीक है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी, बहुत सारी भाषा। अंग्रेजी वैसे भारत की भाषा नहीं है, फिर भी कुछ कुछ एरिया में बोले जाते हैं, तो उसको भी हम भाषा के, इसी भाषा के अंतर्गत रखेंगे। या फिर तमिल, तेलुगु, बहुत सारी भाषा है, ठीक है। तो देखो विभिन्न लोक कथाएं, तो ऐसी बहुत सारी पुरानी कथाएं हैं जो पुराने लोग बोला करते थे। लोकगीत, मुहावरे, हम हिंदी में पढ़ते हैं मुहावरे, ठीक है, जैसे नाच न जाने आंगन टेरा, वैसे आप आगे क्लास में पढ़ोगे तो और भी पढ़ोगे इसके बारे में। तो कहावतें, विविध विधा के साहित्यिक रचनाएं, तो ऐसे बहुत सी साहित्य रचनाएं हैं, आदि मिलकर ही भारत की सामाजिक संस्कृति को विशिष्ट बनाती है। तो भारत की संस्कृति को ये सब चीजें विशिष्ट बनाती है। बोल रहा है कि विविधता में एकता भारतवर्ष की एक प्रमुख विशेषता है। यह अंडरलाइन कर लेना, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारतवर्ष की एक प्रमुख विशेषता क्या है, तो आप कहोगे विविधता में एकता। फिर देखो, यानी कि भारत की जो अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग मजहब के लोग हैं, अलग जाति के लोग हैं, ठीक है, उसको क्या है, भारत की एक विशेषता है, वही चीजें। तो भाषा के क्षेत्र में भी यही विविधता, और ये विविधता भाषा में भी दिखती है भारत में, जैसे अलग अलग भाषाएं हैं। तो भारत में बोली जाने वाली 1500 से भी अधिक भाषाओं में, कितनी भाषा? 1500, यानी कि 1500, 1500। तो 1500 से अधिक भाषाओं में से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में अष्टम अनुसूची में स्वीकृति दी है। तो याद रखना कि वैसे तो भारत में बोली जाने वाली 1500 से अधिक भाषा है, लेकिन उसमें से सिर्फ 22 ही ऐसी भाषा है जिनको भारत के संविधान में अष्टम अनुसूची, कौन सी अनुसूची? तो 8 शेड्यूल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं 8 शेड्यूल, तो अष्टम अनुसूची में इसको जगह दी है। 22 भाषा है, ठीक है, याद रखना। हिंदी, असमिया, बोडो, तो ये 22 भाषाओं में कौन कौन सी प्रमुख भाषा है? तो देखो हिंदी, असमिया भी है, बोडो भी है, बांग्ला भी है, उड़िया आदि ऐसी ही संविधान स्वीकृत कुछ भाषा है। तो ऐसे ही और दूसरी भाषा है, टोटल 22 भाषा है। तो देखो, परंतु ऐसी अनेक भाषाएं हैं जो अब तक संविधान में सन्निविष्ट नहीं हो पाई है। तो ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं इस 22 भाषाओं के ऊपर भी, इन 1500 भाषाओं में, जिनका हो सकता था ये संविधान में भाषा शामिल किया जा सकता है, लेकिन अभी भी ये स्वीकृत नहीं हुई है, यानी कि सरकार ने इसको शामिल नहीं किया है, गवर्नमेंट ने इसको शामिल नहीं किया है। परंतु ऐसी अनेक भाषाएं हैं जो अब तक संविधान में सन्निविष्ट नहीं हुई है। इनमें से कुछ भाषाएं राज्यों की राज्य भाषाओं के रूप में भी स्वीकृत है। जिनमें से बहुत सी भाषाएं हैं जिनको अभी भी स्वीकृति नहीं मिली है संविधान में, अष्टम अनुसूची में, उनको क्या है, राज्य भाषाओं, यानी कि अपने अपने राज्य में, जैसे हमारे भारत में अभी फिलहाल टोटल 28 स्टेट या फिर राज्य है, तो उन स्टेट की बात की गई, वहां उनका अलग विशेषता है।
उदाहरण के लिए मिजो, खासी ये भी भाषाएं बोली जाती है, पर ये 22वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, मतलब यानी कि जो 22 भाषा है भारत की 8वीं अनुसूची में उसमें नहीं है। तो कौन कौन सी भाषाएं नहीं है? मिजो, खासी, गारो आदि के नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन मिजो जो है वो मिजोरम में उनका लोकल भाषा है, वहां पर तवज्जो दिया जाता है, इसको दिया जाता है। ठीक है, खासी, गारो ये भी मेघालय में इनको तवज्जो दिया जाता है। तो ये जो अलग अलग भाषाएं बोलने लोग हमारे देश में रहते हैं, क्या उन्हें एक दूसरे को समझने समझाने में मुश्किल नहीं होती? तो यहाँ लेखक सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या ये जो अलग अलग भाषा के लोग हैं, तो क्या दो अलग अलग भाषा के लोग जो आपस में बात करते हैं तो उनको क्या असुविधा नहीं होता है, उनको मुश्किल नहीं होता? हाँ, मुश्किल तो होती है। अभी लेखक उत्तर भी दे रहे हैं खुद, हाँ मुश्किलें होती भी है जरूर, पर इन भाषाओं में कुछ ऐसे तत्व समाहित है जिनके कारण एक भाषा बोलने वाले लोग दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों को बातें कुछ ना कुछ ही समझ लेते हैं। यानी कि हो सकता है भाषाएं अलग अलग है, दो आपस में जो व्यक्ति बात कर रहे हैं उनका अलग अलग भाषा हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा मेल जोल होगा जिसकी वजह से वो लोग कुछ ना कुछ पूरा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे। ऐसा हमारे साथ भी होता है, अगर कोई नया भाषा बोलने वाला लोग हमारे से बात करें तो अगर हमें नहीं भी आता है वो भाषा तो थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो उनकी भाषा की कुछ जानी पहचानी सी लगती है, तो वो मुझे हमें कुछ ना कुछ जानी पहचानी लगती है अगर ना भी जाने उनकी भाषा हम। इन तत्वों ने ही भारतीय भाषाओं को एकता के सूत्र में बांध रखा है, और इन्हीं चीजों की वजह से जो भारतीय भाषा जो है वो अलग अलग भाषाएं होने के बावजूद उसको एकता के सूत्र में, ठीक है, बांध रखा है। फिर देखो रामायण महाभारत की कथा है, तो रामायण महाभारत की कथा जब हम पढ़ेंगे तो तुम लोग जानते ही होगे ना, ये आपको पूछा है, पता नहीं आपको पता है या नहीं, आप कमेंट करो आपको रामायण महाभारत पर कुछ भी पता है या नहीं पता। फिर देखो अगर नहीं पता है तो जानने का प्रयास करना, अपने जो पिताजी माताजी जो होंगे आपके पूर्वज हैं, आपके जो बड़े हैं, ठीक है, या फिर आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो खाली टाइम में उसके बारे में। फिर देखो आज से हजारों वर्ष पहले संस्कृत भाषा में ये महाकाव्य लिखे गए थे, तो ये बहुत पहले रामायण महाभारत संस्कृत में लिखे गए थे। संस्कृत भाषा में ही विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद की रचना की हुई है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप अंडरलाइन कर लीजिए कि विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम क्या है? वेद है, और ये कौन सी भाषा में रचना की गई थी? तो संस्कृत भाषा में। फिर देखो उसके बाद इसी भाषा में यानी कि ये संस्कृत भाषा में क्या क्या रचना की गई, उसके बाद उपनिषद पुराण आदि अनेक ग्रंथ रचना की गई है। तो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, लेकिन पहला जो है वो आपको याद रखना है, क्या है? प्राचीन ग्रंथ वेद पहला, ठीक है। फिर देखो पंचतत्व, पंचतंत्र, हितोपदेश की अमर कथा है, तो ये कुछ कथाएं है, पंचतंत्र है, फिर हितोपदेश की अमर कथा है, कालिदास भवभूति आदि के विश्व विख्यात काव्य नाटक, तो ये इन्होंने नाटक लिखा था। तो ये सब इसी भाषा में रचे गए, यानी कि संस्कृत भाषा में ही रचे गए हैं ये सब। तो याद रखना ये जो पंचतत्व और हितोपदेश की अमर कथा है, यानी कि पंचतत्व अलग है क्योंकि कोमा है यहाँ पर, हितोपदेश की अमर कथा अलग चीज है, कालिदास भवभूति ये अलग चीज है। तो आदि यानी कि इत्यादि ये सब चीजें जो है ये सब इसी भाषा यानी कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। कालक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाने के पश्चात संस्कृत भाषा कुछ कुछ परिवर्तन होने लगी। तो अभी जो हम फिलहाल जो हिंदी या फिर आसामीज या फिर बंगाली आप जो भी बोल रहे हो, ये एक्चुअली सभी भाषाएं का जड़ जो है, मूल जो है वो संस्कृत है। संस्कृत भाषा ही सभी भाषा निकली है भारत की, ठीक है, मैक्सिमम भाषा। तो देखो और इसके फलस्वरूप कालांतर में कई आधुनिक भारतीय भाषाएं, आधुनिक यानी कि मॉडर्न जो लैंग्वेज हम जिसको अभी पढ़ रहे हैं, आसामीज हिंदी या फिर या संस्कृत से ही पुरानी भाषा जो थी उससे निकली थी। तो जैसे हिंदी, असमिया, देखो मैंने जो बोला हिंदी भाषा, असमिया, बांग्ला, उड़िया, मराठी आदि उत्पन्न हुई, ये संस्कृत से ही उत्पन्न हुई, ठीक है। किससे हुई? तो ये कालक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाने के बाद संस्कृत भाषा जब फैल गई चारों ओर समय के हिसाब से, तो ये आधुनिक भारतीय भाषाएं बनी। फिर देखो तो कहा जा सकता है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर दो, मूलतः संस्कृत भाषा से हुई है। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? किस भाषा से? मूलतः संस्कृत भाषा से। फिर देखो इसीलिए संस्कृत भाषा के अनेक शब्द और व्याकरण के अनेक नियम आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी प्राप्त होते हैं। जो हम अभी आधुनिक भारतीय भाषा यानी कि जो हमने पढ़ा अभी हिंदी, असमिया, इन सब में जो ग्रामर पढ़ते हैं वो भी संस्कृत की ग्रामर से काफी मिलती जुलती है। तो देखो इस रूप में भारतीय भाषाओं में एकता की झलक, इसीलिए भारतीय भाषाओं में एकता है क्योंकि सभी भाषाएं तो अल्टीमेटली संस्कृत से निकली है, सभी तो संस्कृत से अलग अलग भाषा उत्पन्न हुई है, तो कुछ ना कुछ तो मेल है। मेल क्या है कि सभी संस्कृत से उत्पन्न, एक ही भाषा से उत्पन्न हुई है, इसीलिए थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं। फिर देखो संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण के आधार पर, तो जो वाल्मीकि रामायण है वो किस भाषा में रचित है? संस्कृत में। प्रांतीय भाषाओं में भी रामायण लिखे गए, और जब ओरिजिनली संस्कृत में लिखा गया था वाल्मीकि रामायण, ये बाद में दूसरी भाषाओं में लिखा गया। तो देखो कौन सी भाषाओं में किसने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट होगा भाई, मार्क कर लेना। तो कंवन नाम के एक लेखक थे जिन्होंने तमिल भाषा में रामायण का अनुवाद किया। तो इंपॉर्टेंट है, संस्कृत से तमिल भाषा में किसने रामायण का अनुवाद किया? कंवन, ठीक है। फिर माधव कंदिले, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए क्योंकि आसाम से है, तो माधव कंदिले ने असमिया भाषा में, तो असमिया भाषा में संस्कृत वाल्मीकि रामायण जो है उसको किसने अनुवाद किया? माधव कंदिले ने, ठीक है। और तुलसीदास ने अवधी में, तुलसीदास ने कौन सी भाषा में? अवधी में रामचरितमानस लिखा था। फिर देखो श्रीमद् भागवत और महाभारत में वर्णित कथाओं के आधार पर प्रांतीय भाषाओं में अनेक ग्रंथ लिखे गए। तो श्रीमद् भागवत और महाभारत जो भारत की दो विख्यात ग्रंथ हैं,
तो उसमें जो कथा लिखी थी यानी कि जो कहानी लिखा गया उसके आधार पर प्रांतीय भाषाओं में यानी कि अपने अपने एरिया में यानी कि जैसे आसाम में मान लो, बिहार में, यूपी में, ठीक है, अलग अलग जगह में लिखी गई। तो अनेक ग्रंथ लिखे गए। असम के महापुरुष शंकरदेव और उनके शिष्य माधवदेव की रचनाएं भी संस्कृत के ग्रंथों पर ही आधारित है। तो असम के जो महापुरुष शंकरदेव और उनके जो शिष्य है माधवदेव, उन्होंने जो रचना की है, लिखी है, जो भी किताबें या फिर बुक ग्रंथ, वो सारी संस्कृत के ग्रंथ हो, संस्कृत भाषा में जो लिखी गई थी उनमें से ही लिखा है उन्होंने आसामीज में ट्रांसलेट करके। फिर देखो, पंचतंत्र तथा हितोपदेश की अमर कथाओं का अनुवाद प्राय सभी भारतीय भाषाओं में प्राप्त होता है। तो जो पंचतंत्र है या फिर जो हितोपदेश ये किताब है, इनकी जो कथा है इनमें जो लिखी हुई ये सारी भारतीय भाषाओं में प्राप्त होता है। इनकी अमूमन सभी भारतीय भाषाओं में पाई जाती है। इनकी कथाएं वो लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिखा गया है। इसके फलस्वरूप स्थानीय भाषाओं के साहित्य में वर्ण्य विषय का साक्ष्य परिलक्षित होता है। तो इसी के फलस्वरूप स्थानीय जो भारतीय भाषाएं हैं अलग अलग, जैसे असम में आसामी से, बंगाली है, ठीक है, और दूसरी भाषाएं हैं, तो उसमें अनेक शब्द कुछ विषय का साम्य परिलक्षित है, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें मेलजोल मिलता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में संस्कृत के अनेक शब्द है। तो संस्कृत के बहुत सारे शब्द है, जैसे कुछ ज्यों के त्यों, माने जैसे के तैसे, जैसे संस्कृत में था वैसे ही हिंदी या फिर असमीज में वैसे ही भाषा में लिखा गया है, कोई चेंज नहीं किया गया है, और कुछ थोड़ा बदल कर और कुछ को थोड़ा चेंज करके लिखा जाता है। इस प्रकार के शब्दों को क्रमशः तत्सम और तद्भव शब्द कहते हैं। तो जो संस्कृत भाषा से जो पूरी कुछ शब्द पूरे इंग्लिश संस्कृत से मिलते हैं भाषाएं, हमारी आसामीज भाषा में मान लो, या फिर कुछ भाषाएं थोड़ा चेंज करके लिखा गया आसामीज भाषा में संस्कृत से, तो उसको कहते हैं तत्सम या फिर तद्भव, ठीक है। तो तत्सम जो है वो एक्चुअली जो संस्कृत भाषा से काफी मिलते जुलते वो, और तद्भव यानी कि थोड़ा चेंज करके लिखा गया है, जिसको आसामीज या फिर बंगाली या फिर कुछ भी लैंग्वेज में। देखो, इन तत्सम और तद्भव शब्दों के कारण अनेक भाषाओं में शब्द भंडार में समान रूप से शब्द पड़े हैं। तो अलग अलग भाषाओं के डिक्शनरी में अलग अलग भाषाएं पड़ी है इसी तद्भव और तत्सम शब्द से। वह भाषिक एकता का एक प्रमुख तत्व है, और यही जो भारत में अलग अलग भाषाएं हैं उनमें कुछ ना कुछ एकता का प्रमुख तत्व है। प्राचीन काल में भी हमारे देश में विभिन्न जातियों के लोगों का निवास था। तो बहुत सारे जातियों के लोग थे, अभी भी हैं, और उनकी अपनी अपनी भाषाएं थी, सबकी अलग अलग भाषाएं थी। इन भाषाओं में द्रविड़, देखो कौन कौन सी भाषाएं, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, मंगोलिय, तिब्बत, बर्मी आदि अनेक मूलों की भाषाएं हैं। तो बहुत सारी ऐसी भाषाएं थी प्राचीन युग में। तमिल, तेलुगु, ये भी है वैसे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ मूल की है। तो याद रखना, द्रविड़ मूल की कुछ भाषाएं का नाम बोले तो आप ये लिख देना, ठीक है। ये दक्षिण भारत की भाषा है जो द्रविड़ मूल की है। फिर पूर्वोत्तर भारत में, तो पूर्वोत्तर भारत में देखो कौन से, देखो बोड़ो, ठीक है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में असम में भी है, कार्बी, मिसिंग, मीरी, तिवा, देवरी, टाई, खासी, गारो, मणिपुरी, मिजो, चकमा, आओ, अंगादी आदि आवर इत्यादि भाषाएं ऑस्ट्रिक, मंगोलिया, तिब्बत, बर्मी आदि अलग अलग मूलों की भाषाएं हैं। तो ये बहुत सारी भाषा जो हमारे पूर्वोत्तर भारत में है, नॉर्थ ईस्ट में, देखो, ठीक है, बोड़ो भाषा, ये अलग अलग भाषा, मणिपुरी, बहुत सारी भाषा है, कार्बी, मिसिंग, गारो, खासी, तो ये सब क्या है, ये ऑस्ट्रिक या फिर मंगोलिया या फिर तिब्बत, बर्मी आदि अलग अलग मूलों की भाषा है। तो अलग अलग मूल की भाषा है सब। इन भाषाओं में भी एकता के तत्व परिलक्षित होते हैं, यानी कि इनमें कुछ में कुछ मिलता जुलता है अलग अलग होने के बावजूद। तो पूर्वोत्तर में अधिक संख्यक लोगों की बोलचाल की भाषा है असमिया। तो हमारे असम में ज्यादातर लोग असमिया बोलते हैं, अतः यहाँ के जनजातीय लोगों के समाज में पारस्परिक संवाद असमिया भाषा के जरिए ही होता है। तो यहाँ पे जो ट्राइब लोग हैं, जनजातीय लोग, ठीक है, जो कि पहाड़ों में ट्राइब एरिया में रहते हैं, तो वो असमिया भाषा में जरिए ही उनको ट्रांसलेट एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जैसे कि पूरे भारत में आप हिंदी भाषा बोलोगे तो सभी समझ जाएंगे, सबका अलग अलग भाषा है, लेकिन हिंदी अमूमन सभी को समझ आता है, क्योंकि ये न्यूज़ वगैरह सभी जगह ये भाषा चलता है। गानों में भी हम बॉलीवुड का गाना सुनते हैं, तो इसलिए ये सबके जबान पे ही रहता है, सभी को थोड़ा बहुत आता ही है हिंदी, ठीक है। तो देखो, उदाहरण के लिए नागालैंड में अनेक जनजातीय लोगों का निवास है, वैसे ही आसाम में हमारे सभी को थोड़ा बहुत आसामीज आता ही है सबको, ठीक है। जो आसामीज है उनको आता है, जो दूसरे भाषी है बंगाली या फिर उनको भी थोड़ा बहुत समझ आ ही जाता है। फिर देखो, उदाहरण के लिए नागालैंड में अनेक जनजातीय लोगों का निवास है। नागालैंड में भी बहुत सारे ऐसे ट्राइब हैं, ठीक है, और उनकी भाषाएं भी अलग अलग है, सबकी अलग अलग भाषा है। आपसी संपर्क, अभी आपका प्रश्न होगा कि वो लोग आपस में अगर संवाद करना होगा, अगर आपस में बात करेंगे तो कैसे करेंगे? बातचीत करने एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है नागामीज। यहाँ देख सकते हो, नागामीज यानी कि जैसे असामीज होता है, तो वैसे ही नागा और उसमें असमिया का मिक्स्ड है थोड़ा भाषा, ठीक है, नागा और असमीज मिक्स्ड है। तो जो नागालैंड के जो अलग अलग जाति के अलग अलग भाषा के लोग होंगे, तो वो लोग एक कॉमन भाषा का इस्तेमाल करते हैं, एक भाषा जो कि सब समझ पाए। जैसे हमारे हिंदी होता है जो इंडिया में अमूमन सारे लोग समझ जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे होंगे जो नहीं समझते हैं गाँव वगैरह में, लेकिन जो टीवी वगैरह देखते हैं, जो मोबाइल वगैरह देखते हैं, वो लोग तो मैक्सिमम बॉलीवुड गाना जरूर सुनते ही होंगे, तो सबको आता है। ऐसे ही नागामी जैसा कॉमन भाषा है नागालैंड में, जो कि सभी समझ जाते हैं, नागालैंड के जो भी जितने भी ट्राइब है, जितने भी जनजातीय लोग हैं, तो भाषा का व्यवहार करते हैं, ठीक है। और ये काफी असमिया भाषा से मिलता जुलता है, इसलिए इसका नाम है नागामीज, जैसे आसामीज होता है वैसे ही, ठीक है। देखो,
इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश के लोग भी विभिन्न जनजातीय समुदायों से पारस्परिक संपर्क तथा आदान प्रदान के लिए नेफामीज, तो नागालैंड के जो लोग हैं, अलग अलग जनजातीय लोग, वो नागामीज का व्यवहार करते हैं, जो कि असमिया भाषा से काफी मिलता जुलता है, असमिया भाषा से मिला हुआ है भाषा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के जो अलग अलग समुदाय हैं, जनजातीय समुदाय, वो कौन सा भाषा का व्यवहार करते हैं आपस में बातचीत करने के लिए? तो नेफामीज, याद रखना, अरुणाचल में है नेफामीज और नागालैंड में नागामीज, तथा हिंदी का व्यवहार करते हैं, और अरुणाचल में हिंदी भी काफी चलता है और नेफामीज भी। तो इस प्रकार के भाषा व्यवहार के कारण भाषाओं में एकता के तत्व समाहित हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारी जो अलग अलग भाषाएं हैं उसमें कुछ ना कुछ मिलता जुलता है। फिर देखो, भारतवर्ष में जब मुसलमान लोगों का आगमन हुआ, तो भारतवर्ष में जब मुस्लिम लोग बाहर से आए थे, ठीक है, भारत में, तब उनके साथ अरबी और फारसी भाषाएं भी आ गई। तो उनके साथ अरबी भाषा भी आई और साथ में फारसी भाषाएं भी आई। इन भाषाओं के प्रभाव के कारण आधुनिक भारतीय भाषाओं में किताब, कलम, कागज, चश्मा, दुनिया आदि हमेशा व्यवहार में आने वाले अनेक शब्दों का प्रचलन होने लगा। तो ये सब जो भाषा है, ये अरबी या फिर फारसी भाषा से आए हैं। ठीक है, कौन से शब्द है? किताब, कलम, कागज, चश्मा, दुनिया इत्यादि। ठीक है, फिर देखो, मुसलमानों के बाद भारत में अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली आदि अनेक यूरोपीय जातियों के लोग आए। मुसलमान बोले तो यहाँ पर जो मुगल थे वो पहले आए थे भारत में, ठीक है, आक्रमण किए थे। फिर उनके बाद आए आपके अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली इत्यादि लोग, यूरोपीय जाति के लोग, जो कि यूरोपियन कंट्री से आए थे, और उन्होंने उपनिवेश बना लिया, यानी कि भारत को एक अपना साम्राज्य बना लिया। यहाँ पर उन्होंने व्यापार वगैरह करना शुरू कर दिया। इनके सानिध्य के कारण हमारी भाषाओं में इनकी भाषाओं के अनेक शब्द आ गए, और इसी वजह से हम लोग जो आम बोलचाल में बहुत सारी भाषा है, तो उसमें अरबी फारसा तो व्यवहार करते ही हैं, जो कि यहाँ पर दिया है काफी सारे शब्द। ये आप जान लेना शब्द कौन कौन से हैं, आप नीचे अंडरलाइन कर लेना। और इसके अलावा अंग्रेजी में भी बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, या फिर क्योंकि अंग्रेज तो बहुत साल हमारे यहाँ रहे हैं, भारत में आजाद किए हैं 1947 में, 1947 में आजाद हुआ भारत। उसके पहले तो अंग्रेजी थे, ठीक है, और उसके पहले डच, पुर्तगाल, फ्रांसीसी इत्यादि लोगों के भी थे, तो उनके भाषाएं भी बहुत सारी हम इस्तेमाल करते हैं आज भी। तो देखो, शब्द आ गए, अनेक शब्द आ गए, और धड़ल्ले से प्रयोग भी होने लगा, उनका हम प्रयोग भी करते हैं। फिर देखो, हमारी भाषाओं में प्रयुक्त अलमारी, तो ये जो कुछ शब्द है, अलमारी जैसे स्टेशन, साइकिल बोलते हैं, आदि यूरोपीय भाषाओं से आगत शब्द है। तो ये यूरोपीय भाषा से, अभी यूरोपीय बोले तो खाली इंग्लिश नहीं है, इसमें डच, पुर्तगाल, फ्रांसीसी इत्यादि, अंग्रेज, बहुत सारी भाषा है। फिर देखो, इन विदेशी भाषाओं से आगत शब्दों के कारण आधुनिक भारतीय भाषाओं में इस प्रकार का संपर्क, एक प्रकार का संपर्क सूत्र बन चुका है। तो इसलिए हम जो भारत में हिंदी भाषा या फिर दूसरा भाषा बोलते हैं, असमिया ही मान लो, तो उसमें इस सब भाषा के कुछ शब्द हम अमूमन सभी बोलते हैं। ये सब स्टेशन तो सभी यूज करते हैं, ठीक है, साइकिल इत्यादि सभी बोलते हैं, किसी भाषा को हो। फिर देखो, अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र होने के पश्चात भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी। तो याद रखना कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। तो ये राजभाषा कब स्वीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान में तो ये किया गया 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, और कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में, याद रखना। फिर देखो, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की भी मर्यादा दी थी। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी को अमूमन सभी लोग बोल पाते थे, क्योंकि अलग अलग प्रांत के जो स्वाधीनता संग्रामी थे वो एक जगह एकत्रित हुए थे, ठीक है, अंग्रेजों को भगाने के लिए। तो वो लोग हिंदी में बातचीत करते हैं, क्योंकि कॉमन भाषा तो होना पड़ेगा जो सब समझ पाएंगे। तो इसलिए ये भाषा राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक बन गई थी। देश के हिंदी तर भाषी राज्यों में हिंदी प्रचार प्रसार की लहर फैल गई, यानी कि जो ऑलरेडी हिंदी भाषा है क्षेत्र देश के ऐसे राज्य जैसे यूपी, बिहार, वैसे वहां का लोकल भाषा, ठीक है, भोजपुरी भी होता है, बट हिंदी जनरली वहां सभी समझ जाते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश ऐसे कुछ इलाका है, तो वहां पर जहां हिंदी भाषा पहले से ही थी, वहां पर जैसे एक लहर फैल गई, क्योंकि एक हिंदी भाषा का एक प्रचार प्रसार होने लगा था। हिंदी तर भाषी राज्यों के बीच संपर्क भाषा के रूप में भी व्यवहृत होने लगी थी। तो जो हिंदी के भाषा थे, मैंने जैसे कुछ राज्य बताए, तो उनमें तो हिंदी लोग समझ ही जाएंगे इजिली। इधर जनसंचार माध्यमों से हिंदी अपने लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुका था। जनसंचार माध्यम यानी कि टीवी, रेडियो इत्यादि, रेडियो वगैरह इत्यादि, ठीक है। फिर देखो, विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, फिल्म, टीवी सीरियल, विज्ञापन आदि में हिंदी का प्रयोग होने लगा। तो हिंदी का व्यवहार होने लगा था इन सब में, और ये देश भर में संप्रसारित भी होते थे, और देश भर में इसका प्रचार होता था, क्योंकि टीवी जो होगा वो सभी देखते हैं, अतः, या फिर रेडियो सभी सुनते थे। पहले तो टीवी नहीं था उस टाइम पे, रेडियो मान लो। अतः विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं में हिंदी के प्रभाव के कारण कई समान तत्व आ गए। तो अलग अलग प्रांतों में जब हिंदी लोग समझ आने लगे, तो अभी हम भी जब असमीज या फिर बंगाली या फिर अभी लोकल लैंग्वेज बोलोगे, तो उसमें कुछ ना कुछ हिंदी के शब्द आ ही जाते हैं, और कुछ इंग्लिश के भी शब्द आते हैं, अलग अलग भाषाएं आ ही जाती है, ठीक है। तो देखो, साहित्यिक अनुवाद के जरिए किसी एक भाषा के बोलने वाले लोगों को अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट विशिष्ट रचनाओं का स्वाद प्राप्त होता है।
ठीक है। तो साहित्यिक अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन, जब आप हिंदी से या फिर जैसे संस्कृत से बाद में ट्रांसलेट किया गया हिंदी वगैरह जो अत्याधुनिक भाषा है अभी आज की, ठीक है, तो संस्कृत से ही ली गई थी, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी भाषाएं तो थी जो कि मिलती जुलती आपस में, तो विशिष्ट रचनाओं का स्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा भाषिक समुद्रों में भी समृद्धि में भी साहित्यिक अनुवाद का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो साहित्यिक जो है, साहित्यिक यानी कि जो लिखते हैं, जो भी भाषा को दूसरी भाषा में लिख कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ साहित्यिक अनुवाद रहता है जो कि महत्वपूर्ण योगदान रखता है समाज में। हिंदी के प्रयोग क्षेत्र में विस्तार तथा स्थानीय भाषाओं में विभिन्न विषयों की पारिभाषिक शब्दावली निर्माण कार्य को अनुवाद से काफी सहायता मिली। तो स्थानीय भाषा में हिंदी का भी प्रचलन बहुत ज्यादा हुआ, इससे लोगों को काफी सहायता हुई, लोग आपस में एक कॉमन भाषा में बातचीत कर सकते हैं। विभिन्न भाषा, अलग अलग भाषा होने के बावजूद विभिन्न भाषाओं के पारस्परिक सहयोग से काफी शब्दों का विकास और निर्माण हुआ। तो अलग अलग भाषाओं का पारस्परिक सहयोग हुआ, जैसे नागालैंड में नागामीज हमने पढ़ा था, ठीक है, अरुणाचल में नागाफोस पढ़ा, क्या नेमाफिस पढ़ा था, ठीक है, मैं भूल गया, आप लोग मुझे करेक्ट करना मैं क्या बोल रहा हूँ। अरुणाचल में क्या भाषा था मार्क किया था जो पहले, ठीक है। तो वो अलग अलग सहयोग हुआ भाषा, क्योंकि अलग अलग ट्राइब थे, वो एक साथ कौन से भाषा में बोलोगे तो एक कॉमन भाषा उनका होगा कि इसमें हम सब बात करेंगे, ठीक है। तो इसका विकास और निर्माण हुआ। कुछ क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय शब्दाकल भी प्रयोग हुआ, स्वीकृत हुआ, यानी कि इंटरनेशनल जो भाषा यानी कि इंग्लिश, जैसे नागालैंड में उसका, नागालैंड का जो लैंग्वेज है नेशनल वहाँ का जो, तो वो है इंग्लिश, ठीक है। फिर देखो, इन सभी कारणों से आधुनिक भारतीय भाषाओं में पारस्परिक संपर्क बढ़ने लगा। भाषाओं के सामान्य तत्वों की वृद्धि हुई है। भाषिक एकता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो भाषा का एकता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भाषाएं आपस में मिले जुले, ठीक है, लोगों को समझ आने लगे। भारत की विभिन्न भाषाओं की लिपियां भी भिन्न भिन्न है, तो अलग अलग लिपियां है भारत की। उदाहरण स्वरूप हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। तो देवनागरी लिपि में हिंदी लिखा जाता है। पंजाबी को किस लिपिमुखी में? गुरुमुखी में। इसी प्रकार असमिया जो है, असमिया, उड़िया, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं की लिपियां अलग अलग है, सबकी अलग अलग भाषा है, अलग अलग लिपि है। परंतु जिस तरह अनेक आधुनिक भारतीय भाषाएं संस्कृत से उत्पन्न है, उसी प्रकार अनेक आधुनिक भारतीय लिपियां प्राचीन भारत से प्रचलित ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न है। तो जिस प्रकार बहुत सारी भाषाएं भारत की जो है संस्कृत से उत्पन्न है, उसी प्रकार भारत की बहुत सारी लिपियां जो है वो भी ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न है, याद रखना। गौर से देखने पर विभिन्न लिपियों में कुछ ना कुछ समता दिखाई पड़ती ही है। तो अलग अलग लिपियों में अलग अलग कुछ ना कुछ सिमिलरिटी, कुछ ना मिलता जुलता कुछ ना कुछ दिखाई देता है पॉइंट। कई भाषाओं की अपनी लिपि न होने के कारण बाद में लिखने के लिए सुविधानुसार देवनागरी या रोमान लिपि ग्रहण कर ली गई। तो जिसका अपना कोई लिपि नहीं है, लिखने का सिस्टम होता है ये, ठीक है, तो ये देवनागरी या फिर रोमन लिपि का ग्रहण कर लिया गया मैक्सिमम, जिनका कोई अपना लिपि नहीं था। इस प्रकार लिपि भी एक तरह से भाषिक एकता का निर्वाह करता है। तो ये भी आप लाइन मार्क कर लीजिए। भारतीय समाज की बहुभाषिकता जिस प्रकार कुछ समस्याओं का कारण बनती है, उस प्रकार भाषाओं के समाज में सहायक भी होती है। तो अलग अलग लैंग्वेज होने के कारण बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है, पता नहीं, हो सकता है। तो इस प्रकार भाषाओं के विकास में, यानी कि भाषा का जो है विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, यानी कि जैसे हिंदी भाषा अभी हर फैल गया है, तो उसका हिंदी भाषा का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, सभी समझ आते हैं। तो पिछड़ी हुई भाषाओं के विकास के लिए उन भाषाओं के क्षेत्र में आसपास व्यवहार होने वाली विकसित भाषाओं में सहायता ली जाती है। भाषा के विकास के लिए हमारे मन में अपनी अपनी भाषाओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होना अति आवश्यक है। अगर आप अपने भाषा को सम्मान नहीं करेंगे, जैसे आप आसामीज बोलते हैं या फिर कुछ भी भाषा, तो आपको अपने भाषा को पहले सम्मान देना होगा, तभी आप दूसरे भाषा को भी सम्मान कर पाओगे उसी नजरिए से, ठीक है। तो श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए, अति आवश्यक है। अगर हम अपनी भाषा को सम्मान नहीं देंगे, उसका व्यवहार करना शर्म की बात समझेंगे, तो विकास नहीं हो पाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब वो भाषा मृत भाषा कहलाएगी, तो एक टाइम में वो डेड लैंग्वेज हो जाएगी। इसीलिए आपको भाषा को, मिठास को बनाए रखना है। जो भी आपका भाषा है उसको प्यार से कहिए, लोगों के बात बीच कहिए, ठीक है, शर्माना नहीं है उससे। फिर देखो, हमारे देश में जब अनेक भाषाएं संकटग्रस्त भाषाओं की तालिका में सन्निविष्ट है, हमें अपनी भाषा को ऐसा होने से रोकना है। तो ऐसी बहुत सारी भाषा जो संकट है, यानी कि वो लुप्त होने जा रही है, ऐसी भाषाएं बहुत सारी, तो उसको हमें रोकना है ताकि वो लुप्त ना हो। अपनी भाषा की तरह ही अन्य भाषाओं के प्रति भी श्रद्धा। आप अपने भाषा को सम्मान करते हैं, अच्छी बात है, मातृभाषा हो, लेकिन दूसरे की भाषाओं को आपको सम्मान करना चाहिए। सबको समान भाव से, नजरिए से देखना चाहिए, तभी प्यार बढ़ेगा समाज में, ठीक है। तो सम्मान का करना चाहिए। हम जितनी अधिक भाषाएं सीखेंगे, उतनी ही अपनी भाषा का विकास करने का समर्थ होगा। आप जितना ज्यादा सीखोगे मल्टी लैंग्वेज, आप इतना ज्ञानी कहलाओगे। आप बहुत सारी भाषाओं सीखोगे, बहुत सारे लोगों से बातचीत कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो, विकास करने का सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। भाषाओं के बीच आदान प्रदान जितना बढ़ेगा, उतना ही ज्ञान का प्रसार होगा। तो जितना भाषा सीखोगे, उतना आपका ज्ञान में वृद्धि होगा, जो मैंने कहा, और भाषाओं की भी वृद्धि होगी, और भाषाओं की भी श्री वृद्धि, भाषाओं का भी डेवलपमेंट होगा, वृद्धि होगा, विकास होगा। विभिन्न भाषाओं के बीच पारस्परिक संपर्क में ही भाषिक एकता भी समाहित होती है। और दूसरे भाषा, आपका अलग भाषा है, उससे आप कैसे मिलजुल पाओगे? अगर आपको उसका भाषा आता है, उसको आपका भाषा आता है, तो आप लोग एक दूसरे आराम से मिल पाओगे, कोई असुविधा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, इसी के साथ ये
खत्म हो गया। लेकिन नीचे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हमने पढ़ा था टोटल 22 भाषाएं स्वीकृत है। ठीक है, टोटल 150 भाषाएं थी लेकिन उनमें से 22 भाषाएं स्वीकृत है। और कौन कौन सी भाषा है, यहाँ पर सभी भाषा दिया गया है, पढ़ लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी भाषाओं का आपको याद होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन आंसर मैं ट्राई करूंगा दूसरे वीडियो में देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।